वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। और अगर आप वीडियो को देखकर एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो वीडियो में हमारा टॉपिक है वो है ओस्टवाल्ड का प्रयोग और बायो-सेवर्ट का नियम। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन दोनों टॉपिकों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करें। ओस्टवाल्ड का प्रयोग। ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक थे, फिजिशियन थे। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पर बहुत सारे रिजल्ट निकाले। तो इनका एक रिजल्ट था, जब हम किसी चालक तार में, मान लो हमारे पास एक चालक तार को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया, तो जोड़ने के बाद ये कुंजी लगा दी गई, तो बैटरी की ये प्लस की तार, ये माइनस की तार, जब जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो इसके आसपास एक चुंबकीय व्यवहार यानी प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका ओस्टवाल्ड का प्रयोग था। इसकी पुष्टि कैसे हो सकी, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चुंबकीय सुई जो होती है, जो चुंबक की मतलब स्थिति को बताती है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, वो पास में ही रखी थी। तो क्या हुआ, ये जब पास में रखी तो जैसे इन्होंने सर्किट ऑन किया, कुंजी ऑन की, तो ऑन करने के बाद ये थोड़ी हिली। तो हिलने से पता लगा कि यहाँ पर कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जिसके बेस पर इन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत उत्पन्न कर दिया कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। यही ओस्टवाल्ड का प्रयोग था। सॉरी, ये ओस्टवाल्ड नहीं है, ये ओरेस्टेड था। अभी मैंने ध्यान दिया है, आप बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज ना हो। ओस्टवाल्ड का प्रयोग केमिस्ट्री में है और ओरेस्टेड का प्रयोग था, ये किसका था, ओरेस्टेड का। क्लियर, ये आपकी मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम की ओर बढ़ते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम पर आप ध्यान दीजिए। बायो-सेवर्ट ने भी फिर चालक तार का अध्ययन किया, जैसे इन्होंने मतलब परीक्षण दिया तो उसके बेस पर बायो-सेवर्ट ने भी कार्य किया। इन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया, उसके अंदर धारा आई प्रवाहित की और उसके एक डीएल यानी छोटे से सेक्शन यानी तार की छोटी सी अल्प लंबाई के कारण क्या किया, किसी बिंदु P पर R दूरी पर परीक्षण करके देखा और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपने निष्कर्ष बताए। तो वो क्या निष्कर्ष थे, जब किसी चालक तार के DL लंबाई के अल्पांश के कारण R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया रहता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र यानी ये जो dB है, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये किस पर निर्भर करेगा, इस दूरी पर, ये 1/r के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, ये जो आपका dB है ये dl लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, ये जो आपका अगर कोण थीटा है ना, तो ये इसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के। तो उसके बाद जब ये सारे के सारे निष्कर्ष मिलाए गए, तो निष्कर्ष मिलाने से क्या निष्कर्ष निकला कि dB अनुक्रमानुपाती होता है μ0/4π IDL sin थीटा बटे r²। यहां पर ये बराबर का हो जाएगा I जो इसके अंदर धारा है। तो यहां पर एक निष्कर्ष आप ये भी लिख सकते हैं, तो ये आपके I के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जितने आप धारा का मान बढ़ाएंगे उतने आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, तो ये था बायो-सेवर्ट का नियम। अगर विशेष परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर आप थीटा का मान 0 रखकर मान निकाल सकते हैं, तो सारा आपका dB का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप थीटा का मान 180 रखेंगे तो भी आपका dB का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा का मान 90 होता है तो dB का मान 90 होने पर सबसे ज्यादा मान होगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो ये पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बायो-सेवर्ट का नियम इस साल के लिए 2021 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप संपर्क जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के नियम। ये भी आपका 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसे हम 3 नियमों के द्वारा ज्ञात करते हैं, लेकिन 3 नियम क्या, आपको 2 नियम ही याद करने हैं। एक तो आपको करना है हथेली का नियम। वो कौन सा, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब आप उसको कैसे करेंगे, तो मैं यहां पर आपको करा करके दिखा देता हूं। मान लो आपने हाथ ऐसे कर लिया। अब आप देखिए, ये जो आपका अंगूठा है ना, ये आपका धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसकी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और जो ये आपकी अंगुलियां हैं, ध्यान से देखिए, ये आपकी अंगुलियां हैं, ये आपकी क्या करेंगी, बिल्कुल फ्री हैंड रहेंगी। और जो आपका जो मतलब हथेली है, ये आपकी हथेली है ना, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम है। अब बात करते हैं मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम का। मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास एक चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। अब आपने क्या किया, इस चालक तार को ऐसे रखा, जैसे मैंने ये पेंसिल रख दी, और फिर अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो देखिए, अगर ये आपका अंगूठा धारा की दिशा में है और ये आपकी जो है ना, ये आपकी क्या है, अंगुलियां हैं, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। यानी कि आप ऐसा करेंगे, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपका अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो जिस तरफ आपकी उंगलियां जाएंगी उस तरफ आपकी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो धारा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे। तो आप इससे भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ज्ञात कर सकते हैं। एक नियम और होता है पैंच का नियम, दक्षिणावर्ती पैंच का नियम। तो आप उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। वो आपका कैसे होता है, जैसे आपको पैंच ऐसे घुमाएंगे ना, तो आपका अंगूठा जिस तरफ घूमेगा वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको नेक्स्ट हेडिंग है हमारी चुंबकशीलता। तो देखिए आप लोग यहां पर चुंबकशीलता क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युतशीलता। तो ठीक उसी प्रकार आपकी चुंबकशीलता भी होती है। उसको हम μ0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, μ0 से। और ध्यान से देखिए, जो आपकी चुंबकशीलता होती है μ0 होती है, इसका जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। कितना होता है, गुणा 10⁻⁷। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ये भी इसका मात्रक बहुत अच्छा मात्रक है। ज्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, आपका बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बोर्ड में, वो होता है चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध। तो इस टॉपिक को भी आप ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं आपेक्षित चुंबकशीलता की ओर। आपेक्षित वैद्युतशीलता भी आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, यहाँ पर आप आपेक्षित चुंबकशीलता पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसको μr से प्रदर्शित करते हैं। और वहां पर आपने ε0 r पढ़ा था, और इसका मान कितना होता है, ε/ε0। ये आपका क्या था, आपेक्षित वैद्युतशीलता। तो ठीक इसी प्रकार इसका मान भी क्या होगा, μ/μ0। μ0 मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। तो कैसे परिभाषा बनेगी इसकी, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसको हम आपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो मात्रक होगा वही नीचे मात्रक हो, मात्रक से मात्रक आपका कट जाएगा, तो आपका मात्रक बिल्कुल 0 बचेगा। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध। तो देखिए आपका क्या होता है, 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9। और अगर मैं किसकी बात करूं, इसकी बात करूं, μ0 की बात करूं, इसका मात्रक होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। तो दोनों का मान हो गया। अब आप देखिए, जब दोनों का मान बराबर हो गया है, जब दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैसे करता हूं मल्टीप्लाई में, तो यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, μ0 और ε0 का मान ज्ञात करता हूं। तो मैं इसको पहले ही वर्गमूल में भी रख लेता हूं। तो μ0 का मान आप कहां से रखेंगे, यहां से रख लेंगे, 4 पाई गुणा 10⁻⁷। अब मैं क्या करता हूं, ε0 का मान निकालता हूं। तो ε0 का मान आपका ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो उसको मान आप कैसे रखेंगे, 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10⁻⁻ कितना, सॉरी 10⁻9 कर लेंगे। अब आप देखेंगे 4 पाई से 4 पाई तो आपका कट गया, ये आपका 9 रह गया। इसको आप ऐसे लिख लेंगे 1/9 और गुणा 10⁻, ये आपकी 7 नीचे चल जाएगी, तो 10⁻ आपकी 16 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 9 7 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 7
16 हो जाएगी। जब आप इसको काटेंगे तो मतलब वर्गमूल लेंगे तो ये 1 3 तो इसका हो जाएगा और 10 की पावर 8 आपकी ये हो जाएगी। तो यानी कि 1/3 गुणा 10 की पावर 8 ये आपका प्रकाश की चाल होती है, सी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका याद रखना μ0 एप्सिलॉन 0 का वर्गमूल जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और यही अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से थ्योरेटिकल याद कीजिएगा। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ आपको छोटा सा तरीके से अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अगर आप समझ गए हैं ना तो इसको अच्छे से कवर करिएगा, ये आपका बोर्ड में 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।